बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, अगर आप प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, तो आप अपनी पसंद का खिलाड़ी मुंतखब करके उसके साथ एक फ्रेंडली मैच के लिए अखाड़े में उतरें। जो तमाम तर दाव पेज हैं वो पहले उसे बताकर आप अखाड़े में उतरें, और फिर जब आप मैच जीत जाएं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो। लेकिन जब उसके बाद आपका पाला एक मुंझे हुए खिलाड़ी से पड़े और आप अखाड़े में उतरें, तो वो आपको ऐसा धोबी पटका लगाए कि रसवाई आपका मुकद्दर हो, और फिर आपका वो भेद दुनिया के सामने खुल जाए कि आप तो हमेशा से अंपायर को साथ मिलाकर और खिलाड़ी को साथ मिलाकर फ्रेंडली मैच खेलने के आदी हैं। लेकिन जब आपका वास्ता किसी ऐसे खिलाड़ी से पड़ जाए जो एक मुंझा हुआ खिलाड़ी हो, तो फिर वहाँ पर आपकी एक भी ना चले, तो फिर आपकी रसवाई आपका मुकद्दर बन जाती है। इमरान खान साहब वाला मामला बैन-उल-अक़वामी सतह पर उठा तो नून लीग की रसवाई उसका मुकद्दर बने। नून लीग को इस मामले में लेने के देने पड़ गए। ऐसा ही कुछ हमें गुज़श्ता रोज़ देखने को मिला। इस पर बात करेंगे और फिर जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब के हवाले से आपको बताएंगे कि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब ने उस केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है, और एक अनदेखी मदद जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के लिए पहुंची है, और उसके साथ सेक्टर कमांडर्स को भी तलब कर लिया गया। ये वो तमाम बातें हैं जो आपके सामने रखेंगे। और आज पेशावर में इमरान खान साहब का पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब के अहकामात की रोशनी में वहाँ जलसा हो रहा है। अब जब ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ, अभी तो दिन के 3:30 बजे जब वीलॉग कर रहा हूँ, तो उस वक्त तक जो फुटेज सामने आई हैं उससे यही कहा जा सकता है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जलसा होगा, और दुनिया उस जलसे में एक सैलाब की तरह उमड़ आएगी। इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब वाले मामले पर नून लीग को दचका जो लगा है, रसवाई जो उन्हें उठानी पड़ी है, वो असल में मामला क्या है। आप जानते हैं नाज़रीन के ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टीवी एंकर्स को बुलाकर या कुछ ऐसे लोगों को बुलाकर इंटरव्यू देते हैं, जो फ्रेंडली इंटरव्यू होते हैं। सवाल और जवाब का पहले सेशन तय कर दिया जाता है कि आपने ये सवाल करना है और मैंने ये जवाब देना है। ये सारे मामला पहले तय कर दिए जाते हैं। लेकिन मेहदी हसन के साथ जब वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे, तो मेहदी हसन ने ऐसे ताबड़तोड़ सवालात की कि ख्वाजा आसिफ साहब के पास कोई जवाब बनना पड़ा, और ख्वाजा आसिफ साहब हूँ हाँ और बेतुके किस्म के जवाब देते रहे और जमात लगाते रहे। मैं आपके सामने कुछ उसके चीदा इंटरव्यू के जो मामला थे वो आपके सामने रखते हैं। मेहदी हसन साहब पूछते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के सियासी तौर पर क्या आपको जमहूरी समझा जा सकता है जब आप पूरी तरह अपोजिशन को इलेक्शन लड़ने से बैन कर रहे हों, उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हों, तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की जमात है उनका मीडिया ब्लैकआउट कर रहे हों, उनके हज़ारों वर्कर्स सपोर्टर्स को जेल में डाल रहे हों, उनके लीडर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी जेल में डाला हुआ हो, जो चार्जेस पर लगाए गए हैं वो भी मशकूक हैं, जिनमें से कुछ अदालतों के सामने ख़त्म भी कर दिए लगे, उन्हें ख़त्म भी कर दिया गया है। आपको मालूम है कि आपको तहरीक इंसाफ के इसलिए बैन कर रहे हैं, इसलिए कि उनके खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं कि आपको उनकी मकबूलियत से खौफ है। यह ख्वाजा आसिफ साहब के सामने सवाल रखा जा रहा होता है मेहदी हसन की तरफ से, तो ख्वाजा आसिफ साहब उसका जवाब दे देते हैं मैं नहीं समझता कि वो मकबूल हैं। हाँ, वो मकबूल है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन गुज़श्ता 2-2.5 सालों में उनकी मकबूलियत कम हुई है। क्योंकि ऐसा क्योंकि उसका एक बड़ा फैक्टर माशी बेहतरी है। गुज़श्ता इलेक्शन के बाद से मामलात अब बेहतर जा रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ सियासी मसाइल तो मौजूद हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने इतराफ़ तो किया है, लेकिन फिर जिस तरह बातों को तोड़ मरोड़ कर और चबा चबा कर उन्होंने पेश किया है, वो एक तमाशा, वो इंटरव्यू देखने वाला था, वो तमाशा एक था कि किस तरह वो जवाब दे रहे हैं। मेहदी हसन साहब पूछते हैं लेकिन क्या ये सही है कि जो जमात नापसंदीदा है उसको बैन कर दिया जाए? हम नहीं कर रहे, उनको अदलिया तक रसाई है। मेहदी हसन पूछते हैं इलेक्शन में उनसे तो पार्टी निशान तक छीना गया, मैं 6 माह तक बगैर किसी जुर्म के जेल में रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब पूछते हैं, कहते हैं जवाब उसमें इलेक्शन से पार्टी निशान छीनने की बात की गई, सवाल पूछा गया, तो ख्वाजा आसिफ साहब आगे से जवाब देते हैं कि जी मैं बगैर किसी जुर्म के
6 साल तक जेल में रहा, 6 माह तक, 6 साल नहीं 6 माह तक जेल में रहा। वो आगे से जवाब देते हैं, आप जेल में रहे? जी मैं जेल में रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये तो पाकिस्तान के साथ मसला है, आप तमाम सियासतदान जब इक़्तिदार में आते हैं तो एक दूसरे को जेल में डालते हैं। आप जब कह रहे हैं कि एक आपके साथी आपके साथ ज्यादती हुई है, तो यही ज्यादती आप इमरान खान के साथ क्यों कर रहे हैं? जो आपके साथ ज्यादती हुई है वही इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं, ये सवाल किया जाता है। तो मेहदी ख्वाजा आसिफ साहब जवाब देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यह अदले का बदला हो रहा है, लेकिन ये सब हमारे यहाँ होता है। अगर इमरान खान कह गए कि जो उसने किया वो ठीक था, तो वो उसको जस्टिफाई भी करे और कहे कि अब जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मर्जी की बातें याद रखे और बाकी भूल जाए, ये तो ऐसा तो नहीं होता। मेहदी हसन साहब पूछते हैं, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तानी सियासतदान मर्जी की बातें याद रखने और भूल जाने के मसले का शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए पूरे अदालती निज़ाम को आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ एमनेस्टी बल्कि UN वर्किंग ग्रुप भी कह रहा है उसके साथ इमरान खान को जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं। इसी UN ने कहा कि जहां आप मौजूद हैं जबरी तौर पर गिरफ्तार रखा गया है, जो बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी है। ये सवाल किया जाता है। आगे से पूछा जाता है उनसे एक और, इमरान खान की बहन, सवाल ये भी किया जाता है कि इमरान खान की बहन अलीमा खानम का कहना है कि इमरान खान तक मुकम्मल कानूनी रसाई पर भी पाबंदी है। 1 जुलाई को इमरान खान के वकला को सिर्फ 95 सेकंड की मुलाकात की इजाज़त दी गई। इसी हफ्ते इमरान खान के वकील सलमान राजा ने कहा कि इमरान खान को व्हाट्सएप कॉल के जरिए ट्रायल का हिस्सा बनाया गया। ना इमरान खान तक उनकी आवाज़ पहुंच रही थी और ना उनकी आवाज़ इमरान खान तक पहुंच रही थी। क्या ये फेयर ट्रायल था? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर अदालत के अंदर जो लोग मौजूद थे वो तो झूठ नहीं बोल रहे। ख्वाजा आसिफ साहब के झूठ की क्या बात है? ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं उन्होंने एक्टिवेट किया कुछ जो एक खातून उनके पीछे बैठी हुई थी, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एक तस्वीर निकाल कर ख्वाजा आसिफ साहब, एक तस्वीरें डेरू तस्वीरें हैं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उनकी। मैंने कहा कि ख्वाजा साहब झूठ आपका उड़ोना बिछोना है, आप जब भी मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ आपकी रगों में सरायत कर चुका है, झूठ आपकी आदत बन चुकी है। इसी झूठ के बलबूते पर आप हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं, फॉर्म 47 लेकर आप हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। मन्नत करके मतलब आपने जनरल बाजवा के उस वक्त 2018 में के इंतखाबात में रात को फ़ोन किया, उनके गोडे गिट्टे पकड़े, और फिर बाद अज़ां जब 2023 में इंतखाबात हुए तो उस वक्त भी आपने, 2024 में जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त भी आपने गोडे गिट्टे पकड़े और एक खातून रियाना डार से आप हारे हुए थे। आप तो बोरिया बिस्तर समेट कर घर चले गए थे, लेकिन फिर आपने फॉर्म 47 का तोक गले में डाला और इस हुकूमत पर डटाई और बेगैरती के साथ बैठे हुए। झूठ तो आपका उड़ोना बिछोना है। इमरान खान तो जेल से अपना ट्विटर चला रहा है, क्या आपको ये पता है? क्या आपको ये पता है? ये ख्वाजा आसिफ साहब जवाब देते हैं, कुछ अर्सा कबल तो आपने कहा कि इसका ट्विटर अकाउंट तो भारत से चल रहा है। मैंने आपको ये कहते सुना कि इंडिया इसका ट्विटर अकाउंट कंट्रोल कर रहा है। ये मेहदी हसन साहब उनको जवाब पूछते हैं उनसे, तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं तो कौन कंट्रोल कर रहा है, आप मुझे हकीकत बता दें। मेहदी हसन कहते हैं ये तो आप मुझे बताएं ना, आप दो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इमरान खान जेल में है या इंडिया में है। ख्वाजा आसिफ साहब जवाब देते हैं या तो वो जेल सेल से चला रहा है या फिर वो बता दे कि कौन चला रहा है। मेहदी हसन साहब सवाल करते हैं, कभी आपने कहा कि इमरान खान आपके खिलाफ हद की इज्जत का दावा दायर करने की कोशिश किया? ख्वाजा आसिफ जी कहा है। आप दावा कर रहे हैं कि इंडिया इमरान खान का ट्विटर अकाउंट कंट्रोल कर रहा है, आपके पास ये क्या सबूत है? ये बहुत बड़ा दावा, इसका सबूत क्या है आपके पास? ये तो कहना था मेहदी हसन का। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद है जी, लेकिन मैं पब्लिकली उन्हें दिखा नहीं सकता। यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब आप हिम्मत करें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर है इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट पर उसको बंद करने के हवाले से, तो आप जाए वहाँ पर सबूत दे अदालत को, अदालतें आपकी हैं, सबूत दे और बंद करवाएं, हिम्मत करें, ये इल्ज़ामात न लगाएं आप। आगे ये कहा जाता है जी कि एक सवाल ये भी किया जाता है कि पाकिस्तान में एक कहाँ अजीब सिस्टम है जो आपको, जिसको आपने हाइब्रिड मॉडल कहा, जहाँ फौजी और सिविलियन लीडर मौसम अंदाज से ताकत का इश्तराक रखते हैं,
लेकिन हकीकत में फौजी लीडर ही असल इंचार्ज होता है, ऐसा नहीं है क्या? ये सवाल किया गया तो ख्वाजा आसिफ साहब जवाब देते हैं, ज़्यादातर ममालिक में आर्मी चीफ वज़ीर दफ़ा को जवाबदेह होता है, आपके मुल्क में वज़ीर दफ़ा आर्मी चीफ को जवाबदेह है, ऐसा नहीं है क्या? आसिम मुनीर आपसे ज़्यादा ताकतवर शख्स है, ये सवाल होता है तो ख्वाजा आसिफ साहब जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब आप हिम्मत करते ना, आप बताते, आप वो वाक़या बयान कर देते कि जब आपको रोका गया था एक शादी में जाने के लिए, एक जनरल के बेटे की शादी थी, आपको इनवाइट किया गया, आप वलीमे वाली जगह पर वेन्यू पर जा रहे थे, आपको रोक दिया गया वेन्यू से कोई 1-आधा किलोमीटर पहले। जब आपने पूछा कि मुझे क्यों रोका गया, तो आपको जवाब दिया गया कि यहाँ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त ये फील्ड मार्शल नहीं बने थे, उनका कार्रवाई गुजर रहा है या गुजरेगा, उसके बाद आपको जाने के लिए इजाज़त होगी। या आप बयान कर देते, आप कहते वज़ीर दफ़ा, कहने को तो आपके वो मतहत हैं, लेकिन यहाँ पर आप उनके मतहत काम कर रहे हैं, जिसका आपने बरमला इज़हार किया रात को। हाइब्रिड सिस्टम के कहते हैं कि हम मशावरत करते हैं, अगर चीफ आर्मी स्टाफ ना माने तो हम मिन्नत कर लेते हैं जी, उनकी बूढ़े गिट्टे पकड़ते हैं उनके। ये मामला था जो रात को उन्होंने किया, और उसकी ये मामलात खुले लोगों के सामने, हाइब्रिड सिस्टम की और दूसरे तमाम मामलात, जिसमें बड़ी सुबकी उठाना पड़ी इमरान खान साहब के हवाले से। जब सवालात पूछे गए तो ख्वाजा आसिफ साहब के पास उन सवालात के जवाबात नहीं थे, और वो आगे से हूँ हाँ करते रहे। जब आपको वो मंजा हुआ खिलाड़ी आपको टक्कर जाए ना, तो फिर ऐसा ही होता है, फिर सुबकी, फिर रसवाई आपका मुकद्दर बनती है। पाकिस्तान में तो आप पसंद के यूट्यूबर बनाकर वहाँ उनको इंटरव्यू देते हैं, और फिर गले में पटका भी डाल देते हैं जी, इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीनियों से। वहाँ पर जो पीछे खातून बैठी होती है, उसके हवाले से भी आप बयानात, झूठे बयानात देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था। बहरहाल जो उन्होंने बात की, ये मामला तो सारी दुनिया के सामने आ गया, ये झूठे हैं परले दर्जे के। नाज़रीन, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब का मामला आपके सामने है कि वो कब किस तरह से उठा, क्या मामला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला भी आया, जिसमें लिखा गया कि एतराफ़ किया गया कि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी का मामला उस वक़्त उठा जब 6 जजेज़ ने, आज़ादमंद जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था। अब तो 6 तो नहीं है, अब तो 5 रह गए हैं। उनमें से एक जस्टिस अहबाब मोहम्मद ताहिर, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर लिखते हैं कि वो ख़त का मामला अगर हल कर लिया जाता तो ये मामला ना उठता। बहरहाल वो मामला आगे बढ़ता है, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को काम से रोक लिया जाता है, और सिंध हाई कोर्ट ने जो उन्हें स्टे दी होती है मुबैना तौर पर जाली डिग्री के हवाले से, उसको भी अदम पैरवी पर ख़ारिज कर दिया जाता है, और बर्क रफ्तारी से सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक जामिया कराची जो है वो उनकी डिग्री को मनसूख कर देती है। ये भी एक अजीब व गरीब किस्म का मामला है कि एक ऐसा शख्स जो इम्तहानात में शरीक होता है, डिग्री जाली फिर किस बात की हुई, वो इम्तहानात में भी शरीक होता है तो डिग्री मनसूख है। अब 3 साल तक 3 साल की उन पर बैन लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ये बात 32 साल के बाद ये हुआ। ख्वाजा अपने जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब जामिया कराची के मामले को लेकर सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने जा रहे हैं, और पटिशन में जो चीज़ें लिखी हैं बड़ी ही खौफनाक किस्म की चीज़ें बयान की गई हैं। एक तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस का हवाला दिया गया है कि जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया और निशानदेही की गई कि किस तरह खुफिया एजेंसीज़ जो है वो हमारे बेडरूम्स में कैमरे लगाए हैं, उन्होंने हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, हमारी रिकॉर्डिंग की जा रही है। वो तमाम तर चीज़ें जो है वो उस पटिशन में लिखी गई हैं। उन्होंने कहा, उसमें पूरी वो कहानी बयान की है, उन्होंने हक़ाइक़ बयान, फैक्ट बयान किए हैं कि मैं कब जो है वो जस्टिस बना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कब मैंने वकालत शुरू की, किस तरह का मैंने इम्तहान दिया, किस तरह मैं शामिल इम्तहान हुआ, किस तरह मुझे डिग्री दी गई। फिर नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि एक सिंडिकेट के मेंबर ने जिस तरह उस वक्त इंटरव्यू दिया था, उसे अगवा किया गया था, और फिर जो मामला उसने बयान किया था मीडिया में वो सारी मौजूद है, हक़ाइक़, कोई किसी से कोई वो चीज़ पोशीदा नहीं है, वो सारा सामना है।
वो इसको लेकर बैरिस्टर सलाहुद्दीन के ज़रिए जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने सिंध हाई कोर्ट में जामिया कराची के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की है। और ये मामला इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के हक़ में एक नहीं बहुत सारी गवाहियाँ जो है वो आ चुकी हैं। और फिर नाज़रीन आप ये भी जानते हैं कि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर भी रहे, एडवोकेट जनरल रहे, नायब प्रोसिक्यूटर रहे, डिप्टी अटारनी जनरल रहे, नून लीग पीपल्स पार्टी के नमवर जो लीडरान हैं उनके केसेस भी लड़ते रहे। असल मामला ये उस वक़्त हुआ था कि जब जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को कहा गया जी कि आप वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, उसके सरबराह बनाए गए थे कि आप इस्लामाबाद जो 3 हल्के हैं, आप नून लीग के जो मेंबरान असम्बली हैं जिन्हें फॉर्म 47 देकर वो बूट के तस्वों के साथ लटकाकर असम्बली में पहुँचाया गया है, आप उनके हक़ में फ़ैसला दें। तो जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने कहा कि आई एम नॉट टाउट, मैं टाउट नहीं हूँ और ना मैं किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसला करूँ, मैं वही फैसला करूँगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। उसके बाद इन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को उस डिग्री वाले मामले के एक और टाउट उतारा गया मैदान में, दरख्वास्त दायर करवाई गई। वो टाउट लाहौर का रहने वाला है। ऐसे लोगों का नाम तक नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ज़बान इंसान की नापाक हो जाती है इस तरह के लोगों की को नाम लेने से। बहरहाल फिर डिग्री मंसूख करवाई गई। तो अब जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने वकील किया है, वो वकील किया है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाई ईसा, जब उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस दायर हुआ था तो मुनीर मलक ने केस लड़ा था। साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं और आज़ाद अदलिया के बड़े ही वो सरकर्दा लीडर रहे हैं, सरखेल रहे हैं। उनको वकील किया है। जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने परसों यानी पीर को 29 सितंबर को ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी हेयरिंग होगी और वहाँ पर ये दलाइल देंगे। जस्टिस तारक महमूद जंगीरी भी वहाँ पर होंगे। अब लड़ाई जो है वो इंतहा को पहुँच चुकी है। वकला जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के खिलाफ के साथ खड़े हैं। नाज़रीन एक बात आपको बता दूँ कि जब किसी को अल्लाह ताला ताकत देता है, अख्तियार देता है, जब वो उससे तजावुज़ करता है ना तो फिर वो डिक्लाइन पॉइंट ऑफ डिक्लाइन होता है उसका। जैसे जनरल मुशर्रफ को अख्तियार मिला, ताकत मिली, सब कुछ मिला, तो उसने जो नवंबर 2007 में इफ्तिखार चौधरी को हटाने के बाद हटाया उसने, तो वो उसका पॉइंट ऑफ डिक्लाइन था। उसके बाद और तरह के मामलात। अब ये जो खेल खेला जा रहा है ना, ये इनके दिस इज़ द आप कह सकते हैं कि ये नुक्ता आगाज़ है इनके जो ज़वाल का। अब यहाँ से एक तारीख उठेगी, ये बात अब लिख लें, यहाँ से तारीख उठेगी और ये जो जाली सिस्टम है ना ये बह जाएगा। आगे बताते हैं आपको नाज़रीन के ये केस की समाअत हो रही थी। अगला पता शहरी था उमर अब्दुल्ला। जस्टिस मोहसिन कियानी ने इस केस की समाअत की। उन्हें बताया गया कि पैसे जो है वो शहरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए 50 लाख रुपया उसके वालदैन को, उस शहरी के अकाउंट में उसके वालदैन के लवाकिन को। तो ये जस्टिस मोहसिन कियानी कहते हैं ये तो पार्लियामेंट का काम है जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। ये भी कहा कि उन्होंने कि हमें जो इस पर ब्रीफिंग दी जाए, नहीं तो मैं अगली पेशी पर जो है वो सेक्टर कमांडर को बुला लूँगा, जो डीजी सेक्टर कमांडर ISI हैं इस्लामाबाद और MI के, उनको बुला लूँगा, उन्हें पूछूंगा कि ये काम आपने क्यों नहीं किया, कौन सा अफसर पेश होगा, डिप्टी DG या सेक्टर कमांडर पेश होंगे। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा आपने अदालत को 6 अक्टूबर से पहले बताना है कि कौन सा अफसर पेश होगा, अदालत को इन कैमरा ब्रीफिंग देगा। ये तो हो गया। अदायगी से मुतल्लिक़ कमीशन ऑफ इंक्वायरी पूरा डेटा दिया है। 572 लोग जो है वो मिसिंग पर्सन हैं। जस्टिस मोहसिन कियानी का कहना था। सवाल अब भी वही खड़ा है, लापता शहरी कहाँ है, कब पेश करेंगे। ये जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदारे कोशिश कर रहे हैं, पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये सारा वही कहानियाँ हैं जो पहले बयान की गई हैं। बहरहाल अब मामलात मैं नाज़रीन आपको याद होगा कि मैंने एक व्लॉग में बताया था कि 27 सितंबर के बाद, आज 27 सितंबर आज जलसा हो रहा है, इसके बाद मामलात वैसे नहीं रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। आप देख लेंगे मामलात तेज़ी से बदलेंगे, उसका ये नुक्ता आगाज़ हो चुका है। तो ये थी अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है नाज़रीन।
मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।